इंदौर में ढाबों की आड़ में चल रहे नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। हीरानगर और बाढ़ गंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने शनिवार देर रात शहर के आधा दर्जन ढाबों पर धावा बोल दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन ढाबों पर बंद कमरों में खुलेआम शराब परोसी जा रही है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। देखिए ये हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस ने एक साथ कई टीमें बनाकर दाऊदा ढाबा, गुरु ढाबा, MK ढाबा, द हट्टी बुंदेलखंडी ढाबा और बम्बैया ढाबा पर दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही ढाबों पर भगदड़ मच गई। जांच में सामने आया कि ये संचालक बिना किसी लाइसेंस के ग्राहकों को शराब मुहैया करा रहे थे। पुलिस ने सभी संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ढाबों पर कार्रवाई के बाद पुलिस बल ने गौरी नगर, जाम का बगीचा और रूपनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभाल लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस ने पैदल भ्रमण किया और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। पुलिस का साफ संदेश है कि सार्वजनिक स्थानों और ढाबों पर नशा परोसने की गतिविधियों को इंदौर में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंदौर पुलिस के द्वारा जितने भी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, विशेषकर ऐसे पब, बार या जो ढाबे हैं जो कई बार कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। थाना बाणगंगा क्षेत्र में कल एक बड़ा अभियान जोन 3 में चलाया गया और उसमें सभी जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा वहाँ जाकर के ऐसे जो ढाबे जो देर रात खुलते हैं उनके ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई भी की गई है और साथ में उसकी तलाशी भी की गई और ये अभियान इंदौर पुलिस का लगातार जारी रहेगा। खंडवा जिले के ग्राम बोरगांव खुर्द से आस्था और श्रद्धा का एक सुंदर दृश्य ओमकारेश्वर में देखने को मिला, जहां पत्रकार विशाल पटेल के परिवार द्वारा मां नर्मदा को मन्नत पूरी होने पर चुनरी भेंट की गई। बताया जा रहा है कि वंदना पटेल पति राजेश पटेल ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करने का संकल्प लिया था। मन्नत पूर्ण होने के बाद परिवार ने विधि विधान और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर मां नर्मदा को चुनरी समर्पित की। इस अवसर पर पत्रकार विशाल पटेल, उनकी माताजी कृष्णाबाई पटेल, भाई राजेश पटेल, भाभी वंदना पटेल तथा परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। पूजा अर्चना के पश्चात सभी ने ओमकारेश्वर में नाव से भ्रमण भी किया और मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का यह संगम ओमकारेश्वर में भक्तिभाव के साथ संपन्न हुआ। अलीराजपुर में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और बूचड़खाने बंद कराने की मांग को लेकर एक विशाल गौ सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया।
दरअसल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक संगठनों के सदस्य और ग्रामीण जन शामिल हुए। पूरे शहर में यात्रा ने जन जागरण का संदेश देते हुए लोगों को गौ संरक्षण के प्रति जागरूक किया। यात्रा समाधि स्थल से प्रारंभ हुई और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई, जहां प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम निधि मिश्रा को 11,000 लोगों के हस्ताक्षर वाला सम्मान पत्र सौंपा। इस पत्र में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और अवैध बूचड़खानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि गौ संरक्षण भारतीय संस्कृति और आस्था से जुड़ा विषय है और इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई है। एसडीएम निधि मिश्रा ने ज्ञापन प्राप्त कर आश्वासन दिया है कि इसे शासन स्तर पर भेजा जाएगा और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने गौ संरक्षण के समर्थन में एकजुटता दिखाई। ये क्या दिया है गौ माता के नाम से? हमने अपने गौ माता के सम्मान में राष्ट्रीय गौ माता के लिए अपना राष्ट्रीय मतलब घोषित करने के लिए कि हमारी गौ माता के लिए सम्मान मिले और हमारी गौ माता की जो कसाई खाने हैं और गौ माता की हत्याएं होती है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और गौ माता के लिए राष्ट्रीय घोषित किया जाए और गौ माता का सम्मान किया जाए। सरकार से यही मांग है कि हमारी गौ माता के लिए सम्मान चाहते हैं हम लोग और कसाई खाने बंद कराना चाहिए। इसके लिए आज हमने अपने पूरे नगर से साइन करवाए, संकल्प लेकर आज हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं और अपने गौ माता के सम्मान में हम पूरे सनातनी हिंदू समाज आए तो गौ माता के लिए सम्मान आए हो कलेक्टर ऑफिस के क्या कारण? जय गौ माता जय गोपाल। आज हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आए प्रार्थना पत्र देने के लिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना है और उन्हें सम्मान दिलाना है और वो उन्हें जो कि काफ़ी संख्या में कट रही है उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि गौ माता सबकी माता है। तो हम समाधि स्थल से कलेक्टर ऑफिस तक यहाँ तक हजारों की संख्या में मातृशक्ति और पुरुष शक्ति बढ़ा रहे हैं एक प्रार्थना पत्र लेकर कि हमारी यह गौ माता को बचाया जाए और शासन और प्रशासन से यही हमारी प्रार्थना है। सुनीता गोराना। इंदौर से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। पीथमपुर से दादा दादी के घर छुट्टियां मनाने आई 2.5 साल की मुस्कान की एक अनहोनी हादसे में मौत हो गई। खेलते खेलते वह घर की पहली मंजिल की रेलिंग तक पहुंच गई और नीचे गिरने से उसकी जान चली गई। खुशियों के लिए आया ये परिवार अब गहरे सदमे में है। देखिए ये रिपोर्ट। मृत बच्ची मुस्कान अपने माता पिता के साथ पीथमपुर में रहती थी। पिता नरेंद्र 2 दिन की छुट्टी लेकर परिवार के साथ इंदौर आए थे। शनिवार को घर में सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी दौरान 2.5 साल की मुस्कान छत पर खेलते खेलते रेलिंग के पास पहुंच गई। दरअसल आपको बता दें, नीचे झांकते समय उसका संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नीचे जा गिरी। हादसे के बाद परिजन उसे आनन फानन में 2 अलग अलग अस्पतालों में लेकर दौड़े, लेकिन सिर में आई गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। शनिवार रात उसने दम तोड़ दिया। द्वारकापुरी पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया। इस घटना ने एक बार फिर अभिभावकों को सचेत कर दिया है कि घर में छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है। थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में कल एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक 2.5 वर्ष की जो छोटी बेबी थी वो छत से खेलते खेलते गिर गई थी और ये बेसिकली अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ में पीथमपुर धार में रहती थी। कल वो अपने दादा दादी से मिलने आए थे, लेकिन खेलते खेलते ये अचानक हादसा हो गया। पुलिस ने इस मामले में जो एक मर्ग पंजीबद्ध किया है और आसपास के फुटेज, इसके अलावा उस समय जो उनमें के घर में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी लोग थे उनसे भी इनके कथन लिए जा रहे हैं। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े धमकी मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने एक और आरोपी के साथी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में आरोपी ने बिल्डर को धमकी दिलाने में अपनी भूमिका भी कबूल की है।
इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने सोनू उर्फ रितेश खंगार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम पहले से गिरफ्तार राजपाल चंद्रावत से पूछताछ के दौरान सामने आया था। बताया जा रहा है कि राजपाल को खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाया गया था, जहां पूछताछ में उसने अपने साथी सोनू का खुलासा किया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बिल्डर विवेक दम्मानी को धमकी देने वाले मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं आरोपी के खिलाफ पहले से ही मारपीट, हत्या के प्रयास, चाकूबाजी, बलवा और घर में घुसकर हमला करने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और इस मामले में आगे और गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। सर, लॉरेंस बिश्नोई ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, कहां से किया है और कौन है ये आरोपी? ये देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि 14 अप्रैल 2026 और उसके बाद 18 अप्रैल 2026 को यहाँ के कुछ लोकल व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी, जरिए व्हाट्सएप के और VPN नंबर के, और साथ में कुछ ऑडियो भी भेजे गए थे। जब इस तरह घटना सामने आई तो तत्काल ही इसमें क्राइम ब्रांच में प्रकरण दर्ज किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। और इसी बीच में जानकारी मिली थी कि खरगोन ज़िले में कुछ आरोपी लॉरेंस गैंग से संबंध रखने वाले पकड़े गए हैं। तो इस संबंध में हमारी टीम भी खरगोन में जाकर के पूछताछ किया गया, स्थानीय विवेचकों से संपर्क किया गया और उसके बाद में जब जानकारी ये मिली कि एक वहाँ पे जो आरोपी पकड़ा गया है राजपाल नाम का, उसका इंदौर से कुछ कनेक्शन है, तो उस संबंध में जब जानकारी ली गई, इनके टेक्निकल डिटेल निकाले गए तो इनकी लिप्तता सामने आई। तब इस बात पर से ये हम इसके पुख्ता हमें प्रमाण मिले कि राजपाल जो है इसमें यहाँ के जो बिल्डरों को जो धमकी दी गई है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोगों ने इसमें इसका प्रोडक्शन वारंट जारी करा के पुलिस रिमांड लिया जाकर पूछताछ की और जब राजपाल से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि यहाँ पर जो बिल्डरों को जो धमकी पर मिली है और इसमें उसके चूँकि इस धमकी मिलने के पहले उनके घरों की रेकी की गई थी और उसके फ़ोटो, वीडियो, लोकेशन वगैरह भी ये हरी बॉक्सर गैंग को भेजे गए थे, जिसके माध्यम से उसने डराना धमकाने की कार्रवाई की थी। तो इस सब चीज़ों की जो रेकी करने का पार्ट था और उससे जो बातचीत जो की जा रही थी वो राजपाल द्वारा की जाने की बात सामने आई है। और साथ में यहाँ पर चूँकि खरगोन ज़िले में जो घटना हुई थी उसमें फायरिंग वगैरह की भी घटना हुई थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। फिर भी पुलिस ने चूँकि ये जानकारी आई थी कि हैरी बॉक्सर गैंग लगातार इस पे लगी हुई है और इस तरह की कोई घटना घटित कर सकती है, इसी उम्मीद पर हमने भी यहाँ पे कौन लोकल में कौन व्यक्ति था जो इसकी रेकी कर रहा था, इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया और राजपाल को यहाँ ला करके पुलिस रिमांड में लिया जा करके पहले 3 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 4 दिन का पुनः रिमांड लिया गया। उससे पूछताछ जब गहराई से की गई तो ये बात सामने आई कि राजपाल ने यहाँ पर एक दूसरे आरोपी हैं सोनू उर्फ रितेश खंगार, ये भंवर कुआं का एक व्यक्ति है जो लोडिंग व्हीकल वगैरह चलाता है, ड्राइवरी का काम करता है। उसको यहाँ पर इसने संपर्क किया था। तब इस जानकारी के लगते ही हमने यहाँ पे लोकल स्तर पर सोनू रितेश खंगार को पूछताछ के लिए बुलाया और 2-3 दिन लगातार हम लोगों ने उससे गहन पूछताछ की और उसके बाद में जब टेक्निकल डिटेल देखा गया और राजपाल के जो स्टेटमेंट थे उनको क्लोजली उनका वॉच किया गया तो ये पाया गया कि सोनू रितेश खंगार ही वो व्यक्ति था जिसके माध्यम से यहाँ पे जो लोकल बिल्डर हैं उनकी रेकी की जा रही थी और रेकी करके इसकी जानकारी हैरी बॉक्सर गैंग तक राजपाल के माध्यम से पहुँचाई जाने की कोशिश की जा रही थी। और ये इसमें और भी आरोपियों के अभी इसमें शामिल होने की निश्चित रूप से शंका है और कहीं ना कहीं राजपाल का इन्वॉल्वमेंट और रितेश खंगार का इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण में अभी पाया गया है। अतः इन दोनों प्रकरणों में पूछताछ के उपरांत इसमें इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। फ़ोन कॉल में रोल ये था कि फ़ोन तो हैरी बॉक्सर की तरफ से गैंग की तरफ से ही आए थे, लेकिन यहाँ पे इनके बेसिक जानकारी जुटाना, इनके बारे में जानकारी देना और इनकी फ़ोटो बनाना और इनकी लोकेशन वहाँ तक पहुँचाने का जो कार्य किया गया था, कहीं ना कहीं इसमें ये लोग शामिल थे।
फायरिंग की भी प्लानिंग थी सर इन लोगों विवेक अंबानी के घर के पास? निश्चित रूप से अगर ये पकड़े नहीं जाते तो आगे भी जिस तरीके से खरगोन में इन लोगों ने घटना घटित की थी और फायरिंग करके उसको डराने का प्रयास किया था, तो निश्चित रूप से ये घटना को आगे अंजाम देने की इनकी योजना थी। और ये जो सोनू खंगार पकड़ा गया है, इसके खिलाफ पहले से ही जान से मारने की कोशिश, चाकूबाजी, बलवा करना, घर में घुसकर मारपीट करना और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध पहले से ही दर्ज हैं और एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। इसीलिए राज्यपाल ने इससे संपर्क भी किया था और इसने इस बात को स्वीकार भी किया। पूछताछ में भी इसने इस बात को स्वीकार किया है कि राज्यपाल ने उससे संपर्क किया था और उसने यहाँ पर घर में रेकी करने की बात को भी यहाँ स्वीकार किया। फायर आर्म्स भी किसी तरह के प्राप्त हुए हैं, कहीं कोई जानकारी कहाँ से लेकर आने वाले थे? अभी इसमें चूँकि इसमें कोई फायरिंग की घटना इसमें हमारे यहाँ नहीं हुई थी और चूँकि ये घटना आगे घटित वो कर नहीं पाए, इसके पहले ही राज्यपाल को खरगोन पुलिस ने भी उसको उठा लिया था, इसलिए ये आगे की घटना को नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से अगर ये घटना यहाँ ओपन नहीं होती या इसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आगे कोई गंभीर घटना घटित होने की संभावना। हमने यही करके फोन पर से रिवॉल्वर ही करता था, बाकी लोग जानकारी नहीं करते थे कारोबारी। डेफिनेटली यही सत्य है, क्योंकि इसमें वीपीएन जो कॉल होते थे व्हाट्सएप पे कॉल के माध्यम से जब उनकी जानकारी ली गई तो ये कॉल इंडिया के बाहर से हुए थे। और दूसरा ये कि इसमें कोई भी व्यक्ति, लोकल व्यक्ति इसमें धमकी देने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ये जो गैंग है इसका सिस्टम ही इस तरह से चलता है कि ये वहाँ ऊपर से धमकी देते हैं और लोकल स्तर पर ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो वहाँ पे इनके काम को एग्जीक्यूट करें, इनको डरा धमका दें और उसी के आधार पे ये फिर उनसे फिरौती की राशि वसूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंदौर में ये कार्रवाई इनकी नाकाम कर दी गई। इसके पहले ही इसको जो अपना ये आरोपी है सोनू प्रीतेश खंगार और राज्यपाल को अरेस्ट किया। इसमें नहीं, इसमें जो है वो इनके जो ये जो राज्यपाल है ये इसकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है इसके मोबाइल पर, लेकिन सिग्नल ऐप पर ये लगातार ये चर्चा में था और उससे बातचीत करता रहता था। और इसको जो राज्यपाल है इसको एनआईए द्वारा और दिल्ली की स्पेशल टीम द्वारा भी इसे पूछताछ की गई है। उनके ये राज्यपाल के खिलाफ में 3-4 गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें से स्पेशल टीम दिल्ली एनआईए टीम के द्वारा भी इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इंदौर में अभी अब इसकी जानकारी और ली जा रही है। अभी फ़िलहाल इसमें सोनू खंगार को ही इसमें इस तरह के रेकी करने के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए तैयार किया गया था, जिसको अरेस्ट किया गया है। अभी टेक्निकल जानकारी और जुटाई जा रही है और निश्चित रूप से इसमें सिर्फ एक व्यक्ति इन्वॉल्व होगा ऐसा हम अभी से नहीं मानते हैं। हो सकता है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हों, तो इसके लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी जारी है। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र स्थित कंजर मोहल्ला में बीती रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सड़क पर लोडिंग रिक्शा खड़ा करने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। इस दौरान हुई जबरदस्त झड़प में दोनों पक्षों के कुल 5 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत रोहित नामक व्यक्ति द्वारा सड़क पर लोडिंग रिक्शा खड़ा करने से हुई। रिक्शा हटाने के बाद पर उसका कुछ लोगों से विवाद हो गया। मामला तब गंभीर हो गया जब रोहित ने विवाद के दौरान सामने वाले युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग लामबंद होकर आमने सामने आ गए। विवाद ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। इस पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के भी 5 लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही छतरीपुरा पुलिस का बल और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों पक्षों के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुआ है। 7 से 8 लोगों दो तरफ से घायल हुए हैं। वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये बियावानी क्षेत्र में कंजर मोहल्ला है, वहाँ पे रोहित की गाड़ी खड़ी हुई थी रोड पे और अधिकांश लोग रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं, तो उसमें अंकित की गाड़ी वहाँ से क्रॉस करते हुए टच हो गई और टच होने पे दोनों के बीच में विवाद हुआ। फिर उसके बाद जब विवाद हुआ तो शांत हो गया। उसके तुरंत बाद रोहित अपने साथियों को लेके अंकित के पास मारपीट करने चले गए, तो अंकित के साथियों ने भी थोड़ा बहुत मारपीट की और दोनों पक्ष आपस में उलझ गए, जिससे रोहित के पक्ष से संजय और ईशा को चोट आई और
जो अंकित के पक्ष से 4-5 लोगों की चोटें आई, दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया, अपराध दर्ज किया गया, कार्रवाई की जाए। सर, इन दो पक्षों में पथराव की भी स्थिति बनी थी, एक वीडियो भी है। तो दोनों पक्ष चूंकि एक साथ रिपोर्ट लिखाने आ गए थे, पुलिस को वस्तुस्थिति समझ में आती, उसके पहले ही दोनों पक्ष विवाद की स्थिति बना रहे थे, समझाइश देकर पृथक कर दिए। इनके बीच में कुछ पुराना विवाद नहीं, पुराना कोई विवाद नहीं। पथराव की स्थिति भी हुई थी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर। पथराव दोनों पक्ष क्योंकि आमने सामने लड़ाई के लिए चले गए थे, तो वहाँ रेडीली अवेलेबल रोड पे पत्थर है, तो उसको उठा के एक दूसरे को मारने लगे, कोई पथराव नहीं। तो इस तरह से कितने आरोपी अभी एक पक्ष से 2 हैं और एक पक्ष से 3 आरोपी का नाम अभी आया है, और जो भी इसमें खुलासा होगा विवेचना के दौरान उसको कार्रवाई की। बिहार में आज कृषि आदान विक्रेताओं की देशव्यापी हड़ताल है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य में पिछले कई दिनों से कृषि आदान विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। इस मांग को लेकर अंजड़ के व्यापारी जो कीटनाशक, खाद, बीज आदि का विक्रय करते हैं, वह भी अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं, जिन्होंने आज सोमवार दोपहर 3 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन नायब तहसीलदार राजान सस्तिया को दिया गया, जिसमें उन्होंने कृषि आदान कीटनाशक विक्रेताओं की समस्याओं को अवगत कराया। कुछ मांगों को भी रखते हुए उन्हें हल करने की मांग की गई है। आज ज्ञापन देने आए तहसील कार्यालय में, क्या मामला है? आज हमारा ऑल ओवर इंडिया में कृषि आदान संघ के नेतृत्व में उनके आह्वान पर पूरे इंडिया में, पूरे मध्य प्रदेश में और साथ ही बड़वानी जिले में भी कृषि दुकानें, कृषि बीज दवाई की दुकानें पूर्णतः बंद है, और हमारी 10 साल से लंबित मांगे जो सरकार पूरी नहीं कर रही है, उसको लेकर हम आज कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया और अब तहसील कार्यालय में ज्ञापन देने आए। क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांगे खाद को लेकर है। खाद में कंपनियां लिंकिंग जो बोलते हैं, जो उत्पाद हमें नहीं चाहिए उसको मुख्य उत्पाद के साथ जबरदस्त होती है, जो कि किसान लेता नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार ऐसा नियम बनाए, उन पर कड़ी कार्रवाई करे कंपनियों पे कि जो उत्पाद किसान मांगता है या जो डीलर मांगता है वो उत्पाद सप्लाई किया जाए, अनावश्यक उत्पाद ना दिया जाए। साथ ही खाद का जो मार्जिन है वो अभी 1.5% है, जो महंगे के इस दौर में बिल्कुल भी नहीं पूर्वता। तो हमारी मांग है उसको 8% किया जाए। और मुख्य मुद्दा है हमारा सैंपल फेल होने का, मतलब हमारे इसमें सैंपल लिया जाता है बीज का, दवाई का, खाद का, और जब सैंपल फेल होता है हम मूल बिक्री माल लाते हैं, बिल के साथ GST भर के माल लाते हैं, बिल के साथ किसान को देते भी हैं, लेकिन जब सैंपल फेल होता है तो पहली पार्टी डीलर को बनाया जाता है, जो कि अन्यायपूर्ण है। भाई चूँकि हम निर्माता नहीं है, विक्रेता हैं, तो जो भी कार्रवाई हो कंपनी पे हो, हमारे रास्ते निरस्त होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं। वो कंपनी बड़े लेवल पे और कॉर्पोरेट जगत की उसमें कोई एक्शन नहीं होता, जबकि मुख्य रूप से वो दोषी है, बल्कि हम। इस तरह से हमारी 12 मुख्य मांगे हैं, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से हमने ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन का प्रारूप ऑल ओवर इंडिया से 5 लाख ज्ञापन एक तरीके जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी निराकरण हो। 1 महीने में निराकरण नहीं हुआ तो हमें मजबूरी में अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगी। और चूँकि सामने खरीफ का सीजन आ रहा है जून में, तो अगर हड़ताल पे चले गए 5 लाख डीलर, तो कृषि व्यवस्था पे काफ़ी असर पड़ेगा, किसान भी परेशान होंगे और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। बड़वानी अंजड़ तहसील क्षेत्र नर्मदा नदी किनारे बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत उत्खनन परिवहन का काम धड़ल्ले से जारी है, जिस पर खनिज विभाग कार्रवाई तो करता है, लेकिन ये काम बदस्तूर फिर भी जारी है। खनिज विभाग अधिकारियों ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए ग्राम छोटा बड़दा से 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। खनिज निरीक्षक शांतिलाल निनामा ने सोमवार सुबह 10 बजे जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम छोटा बड़दा में अवैध खनिज रेत उत्खनन परिवहन की आकस्मिक जांच खनिज विभाग बड़वानी द्वारा की गई। जांच के समय 4 ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते पाए जाने पर उन्हें जब्त कर अंजड़ थाने की सुरक्षा में खड़े किए गए। उक्त 4 प्रकरणों में मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण अधिनियम 2022 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। अवैध खनिज उत्खनन परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाएगी। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।
मन्नत पूरी होने पर पत्रकार विशाल पटेल का तुलादान खजराना गणेश मंदिर में संपन्न। आस्था और विश्वास के प्रतीक खजराना गणेश मंदिर में पत्रकार विशाल पटेल का तुलादान विधि विधान से संपन्न हुआ। ये तुलादान उनकी मंजली दीदी लक्ष्मीबाई पटेल पति दीपक पटेल की मनोकामना पूर्ण होने पर किया गया। परिवारजनों ने मंदिर परिसर में 5 प्रकार के फल, गेहूं और लड्डुओं से विशाल पटेल का तुलादान किया। धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात भगवान गणपति, माता संतोषी महादेव मंदिर एवं श्री सिद्ध काल भैरव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। तुलादान में अर्पित गेहूं को भंडारे में दान किया गया। वहीं लड्डुओं का प्रसाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी दीदी मनीषा पुनासिया, पति यतीन्द्र पुनासिया, सबसे छोटी दीदी निशा चौधरी, पति शुभम चौधरी सहित खुशी, आयुष, सोनाक्षी और हिमांशी उपस्थित रहे। आयोजन श्रद्धा और पारिवारिक एकजुटता के साथ संपन्न हुआ। अलीराजपुर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा चांदपुर रोड स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र विपणन सहकारी संस्था मर्यादित अलीराजपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपार्जन प्रभारी नयनवाड़ी उपस्थित पाए गए। वहीं उपायुक्त सहकारिता GL सोलंकी भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर श्रीमती माथुर ने गोदाम से गेहूं के नमूने लेकर उसकी गुणवत्ता FAQ का परीक्षण किया तथा खरीदी प्रभारी से संबंध में विस्तार से चर्चा की। खरीदी प्रभारी के अनुसार जिले में अब तक 12 किसानों से कुल 178.27 क्विंटल गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान स्लॉट बुकिंग में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर कलेक्टर माथुर ने भोपाल स्थित खाद्य विभाग को अवगत कराते हुए समस्या के शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही केंद्र पर शासन द्वारा निर्धारित सभी बिंदुओं की समीक्षा की गई और बारदानों के स्टॉक का निरीक्षण किया गया, जो पर्याप्त मात्रा में पाया गया।